ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शाम के 4 बज रहे हैं, वक्त हो गया है वो सच जानने का जिसकी खुद खबर गवाह है। ईरान में तालिबान, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि खामेनेई की हुकूमत के खिलाफ ईरान में 17 दिन से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, हिंसा हो रही है, आगजनी हो रही है और इस विद्रोह के दमन के लिए प्रदर्शनकारियों को पकड़ा जा रहा है, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, मौत के घाट उतारा जा रहा है। लेकिन अब जो होने जा रहा है वो ईरान में भड़के विद्रोह के दौरान पहली बार होगा। एक प्रदर्शनकारी को आज फांसी पर चढ़ाया जा रहा है और ठीक उसी तरीके से जैसा तालिबान करता आया है, जहां जुल्म और सितम के खिलाफ आवाज उठाने वालों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और अब ईरान में खामेनेई भी तालिबान की तरह हर उस आवाज को हमेशा हमेशा के लिए बंद करने पर आमादा है। इसके लिए उनके इशारे पर ईरान की फोर्स लोगों को गोलियों से भून रही है और अब तो फांसी पर चढ़ाने का सिलसिला भी शुरू होने जा रहा है। मैं बड़ी खबर आपको बता दूं, ईरान में आज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल इरफान सुल्तानी को फांसी देने की तैयारी चल रही है। इरफान सुल्तानी सिर्फ 26 साल का एक युवा है। गुरुवार को ईरान के फर्दीस के रहने वाले इरफान सुल्तानी को गिरफ्तार किया गया और अगर इरफान सुल्तानी को फांसी दे दी गई तो इरफान वो पहले प्रदर्शनकारी होंगे जिन्हें सत्ता के खिलाफ चल रहे इस मौजूदा प्रदर्शन में फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। सोचिए जरा, इस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई किस तरह खौफजदा हैं। खामेनेई को किस कदर तख्ता पलट का डर सता रहा है, किस तरह ईरान की आवाम की आवाज सुनकर खामेनेई दहशत में भर गए कि अब वो आवाम में दहशत भरने के लिए, विद्रोह की आग को बुझाने के लिए 26 साल के एक युवक की बलि देने पर आमादा है। इरफान सुल्तानी नाम के युवक को फांसी के फंदे पर चढ़ाने का फरमान जारी हो चुका है और उस फरमान को आज ही अमल में लाया जाएगा। यानी इरफान सुल्तानी को आज फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा। खामेनेई को लगता है ऐसा करके वो सड़कों पर उतरी जनता को डरा देंगे, बगावत की आग को बुझा देंगे। लेकिन जानकारों की माने तो जिस तरह से ईरान में आवाम आर पार के मूड में है, जिस तरह से ईरान की जनता गोलियों बंदूकों की परवाह किए बगैर अपनी जान हथेली पर लेकर सड़कों पर पिछले 17 दिन से डटी हुई है, वो जनता इरफान सुल्तानी को फांसी दिए जाने के बाद और भड़क सकती है। यानी खामेनेई का ये फैसला ईरान में उनकी तानाशाही के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। पहले जरा आशीष कुमार सिंह का रुख करते हैं और जानते हैं क्या डिटेल्स मिल रही हैं। सबसे पहले बताइए, इरफान सुल्तानी जिसे फांसी के फंदे पर लटकाए जाने का फरमान जारी कर दिया गया है, कुछ डिटेल्स सुनकर आ पा रही हैं? कब तक इसे फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा? देखिए, अर्ली ऐसा बताया गया था कि सुबह के वक्त जनवरी 14 को एग्जीक्यूट किया जाना था। हालांकि देखिए, फिर से मैं बता दूं रुमाना कि अभी तक ऑफिशियल वर्ड इस पे नहीं आया है ईरान सरकार की तरफ से। जो जानकारी है उसके मुताबिक जब 8 जनवरी को उसको हिरासत में लिया गया था, उसके बाद जाकर के उसको किसी ट्रायल या किसी चार्जेस प्रेस अपॉन करने की जानकारी नहीं दी गई थी। ये बड़ा दिलचस्प है कि फटाफट कैसे फास्ट ट्रैक किया गया इस पूरे मामले को और जाकर के जानकारी दी गई कि 4 जनवरी को जो अभी तक हमें सूत्रों से जानकारी उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। परिवार को मिलने के लिए सिर्फ आप 10 मिनट देते हैं। ईरान में ऐसा नहीं है कि इसका इतिहास नहीं, और बड़ा हाल फिलहाल भी इन लोगों ने करीबन 10 लोगों को, आप सोचें कि जून से लेकर के जब से कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इजराइल ईरान के बीच में, 10 लोगों को इन्होंने अपने सरकार के खिलाफ काम करने का आरोप लगा करके ऑलरेडी एग्जीक्यूट किया हुआ है। हाउएवर डिफरेंस क्या है रुमाना, ये जो है ना, ये एग्जीक्यूशन अमिड्स अपराइजिंग होगा। ऐसे में जबकि अपराइजिंग था, आप इधर से उधर से लोगों को चुन कर किसी पर भी आरोप लगा के कि सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं, खामेनेई रेजिम के खिलाफ, और आप उनको एग्जीक्यूट करते, वो फिर भी थोड़ा सा परे मसला होता है। अगर अपराइजिंग में आप एक 26 साल
के लड़के को सिर्फ इसलिए कि वो आपके खिलाफ सड़क पर उतरता है, या फिर जो आरोप लगा रहे हैं कि पिछली रिजीम से जो एग्जाइल में उससे संपर्क करने की कोशिश की, अगर ऐसे में आप एग्जीक्यूट करते हैं तो ये आग और भड़केगी। दैट्स हाउ यू क्रिएट, अंग्रेजी में कहते हैं एनिमीज ऑफ स्टेट। तो ऐसा नहीं है कि खामेनेई इस एग्जीक्यूशन के बाद शांत बैठ सकेंगे और जो उनको उम्मीद है कि वो एक लार्जर मैसेज दे पाएंगे कि कोई और सर उठाने की उम्मीद ना करे, उस मकसद में कामयाब हो पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अपराइजिंग के बीच का एग्जीक्यूशन होगा अगर ऐसा होता है तो, और इससे आग और भड़केगी, खास करके युवा वर्ग और सड़कों पर निकलेगा, और हो सकता है कि आगे चल के स्थिति को संभालना खामेनेई और उनकी रिजीम के लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाए। एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं, कल रात बीबीसी का मैं एक टेलीविजन रिपोर्ट देख रहा था रोमाना, उसमें बाकायदा उन्होंने 26 साल से भी कम जितने बच्चों को मारा गया है उनकी तस्वीरें रिलीज की है, और ईरानी सेना के कमांडर का बयान रिलीज किया है कि आप अपने बच्चों को घर के अंदर खुद ही कैद करके रखें, बाहर आते हैं और गोली चला करके गोली से मारे जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी हम पर मत थोपिएगा। तो इस कदर ईरान की हुकूमत अब आगे बढ़ रही है, खामेनेई की हुकूमत आगे बढ़ रही है कि एक 26 साल के युवक को संभवतः एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कह रहे हैं आशीष, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि वो युवा ही हैं जो सड़क पर उतर रहे हैं और युवा ही हैं जो गोली खा रहे हैं, क्योंकि वहां पर प्रदर्शनकारियों पर खुली फायरिंग के एक तरीके से आदेश हैं। इसीलिए तो जो खुद आंकड़ा ईरान से आ रहा है वो 2500 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत का है, और जो विदेशी अलग अलग संस्थाएं हैं वो मरने वालों का आंकड़ा दे रही है, वो तो 12000 तक संख्या पहुंच रही है ना, इसी वजह से पहुंच रही है। तो ना केस चला, दोबारा से मैं जरा इरफान सुल्तानी की बात कर रही हूं कि ना केस चला, ना सुनवाई, और सीधे फांसी का फरमान इरफान सुल्तानी के लिए जारी कर दिया गया। इरफान सुल्तानी की बहन कह रही है कि उन्हें परिवार और वकीलों से मिलने तक नहीं दिया गया है। नीरज का रुख करेंगे। नीरज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नीरज, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि साहब ये कोई नई बात नहीं है, कोई नया पैटर्न नहीं है। हम आज दिन में भी बात कर रहे थे, तो चाहे 2009 जब विद्रोह हुआ था वो इलेक्शन फ्रॉड के चलते ईरान में, इसके अलावा 2019 जब वो पेट्रोल की कीमतों को लेकर वहां पर सड़क पर जनता उतरी थी, 2022 जो सबसे ताज़ा आप कह सकते हैं आंदोलन या क्रांति ईरान की सड़कों पर देखी गई थी वो हिजाब को लेकर, इन तमाम आंदोलनों में पैटर्न सरकार की तरफ से प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने का यही रहा है कि इसी तरीके से उन्हें सजाएं दो और फिर इस प्रदर्शन पर काबू पा लो। उसी सेट पैटर्न पर इस बार भी खामेनेई आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल लगता है ऐसे ही है रोमाना, कि क्योंकि दमनकारी सरकार है ये, कट्टरपंथी सरकार है ये, और इनके यहाँ पर कंगारू कोर्ट होती है, कोई इसमें कोई ट्रायल नहीं चलता है। जो वहाँ पर जो जजेस होते हैं वो भी उन्हीं के शासन के ही लोग होते हैं, और ख़ासतौर से जो वो होते हैं रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं, जिनको साफ तौर से सिखाया जाता है कि वो जो भी सरकार सुप्रीम लीडर जो खामेनेई है उनके खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसको तुरंत जो है आप फांसी की सज़ा दे दीजिए या उनको जेल में भेज दीजिए। और फांसी की सज़ा ऐसी होती है कि सरेआम खुलेआम लोगों के सामने दी जाती है ताकि लोग जो है डरे इस तरह की फांसी को देते हुए। लेकिन इस बार क्या अंतर क्या हुआ है कि इस बार अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है, और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बार पहले ट्रायल कर चुके हैं अटैक करने का वो अमेरिका के ऊपर। अगर आपको याद होगा कि पिछले साल जब इजराइल और ईरान का युद्ध हुआ था उस वक्त अमेरिका भी उसमें कूद गया था और उसमें न्यूक्लियर जो इंस्टॉलेशंस थे उनके परमाणु संयंत्र थे उन पर जाके अटैक किया था। वो अटैक दरअसल एक ट्रायल था ये देखने के लिए कि ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी क्या है, उनकी एयर डिफेंस सिस्टम क्या है। और सबको पता है कि किसी को कानो कान, ईरान तो क्या पूरी दुनिया को पता नहीं चल पाया था कि आखिरकार अमेरिका के फाइटर जेट्स वहाँ पहुँच चुके हैं, उनकी जो सबमरीन है उनसे मिसाइल वहाँ पहुँच चुकी है। तो इस बार जब डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं, अमेरिका खुद कह रहा है कि इस बार हम तैयार हैं, वो सिर्फ इंतज़ार इस बात का कर रहे हैं कि जो ये प्रदर्शन चल रहे हैं ये अपनी सरकार के खिलाफ, खामनेई के खिलाफ और उग्र हो जाएं, इसमें उनको समर्थन ना मिल पाए। अभी क्या है, समर्थन भी मिल रहा है खामनेई को। तेहरान में हमने देखा कि कुछ समर्थन में भी प्रदर्शन चल रहे हैं उसके, तो वो चाहते नहीं कि मिलिट्री एक्शन करे, रेजा पहलवी को यहाँ बुलाए और उसके बाद फिर यहाँ पर उनके अगेंस्ट में ही लोग खड़े हो जाए। तो वो चाहते हैं कि पूरी तरह से पहले इकोनॉमिक शिकंजा कस जाए। जो कल उन्होंने ऐलान किया था कि जितने भी देश जो है उनके साथ व्यापार कर रहे हैं उन पर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लग जाएगा। तो वो इसीलिए कि इकोनॉमिक ब्लॉकेड उनका लगा के अर्थव्यवस्था उनकी ठप करके लोग जिससे कि त्रस्त हो जाए। बिल्कुल, और देखिए यही अर्थव्यवस्था की कमजोरी और वो महंगाई जिससे जनता त्रस्त थी, और इसी वजह से ईरान में ये शुरुआत इस आंदोलन की हुई थी। ईरान ने अगर इरफान सुल्तानी को सजाए मौत की सजा दे दी तो ईरान को भयानक अंजाम भुगतना होगा। ये चेतावनी ईरान को खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई है। ये भी बड़ी खबर आप जान लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा चेतावनी दे रहे हैं कि अगर सुल्तानी को फांसी हुई तो फिर अंजाम भयानक होगा। तो
कुल मिलाकर ये ट्रंप की मदद और इससे क्या महायुद्ध की आहट है, ये सवाल भी बड़ा हो जाता है। ईरान में प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया खुलकर डोनाल्ड ट्रंप ने, प्रदर्शनकारियों के समर्थन में, और साथ ही जो अली खामेनेई हैं उनके खिलाफ वो बयान दे रहे हैं। और दूसरी तरफ ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान ने धमकी दी है अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के ठिकानों पर ईरान हमला करेगा। ईरान ने मिडिल ईस्ट के देशों से अपील की है वो अमेरिका को ईरान पर हमला करने से रोकें। ईरान और अमेरिका में टकराव और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ने अमेरिकी बेस पर हमले की धमकी दे दी है। अमेरिका ने हमला किया तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं, जवाब देंगे, ये ईरान कह रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर हम हमला करेंगे, ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। मिडिल ईस्ट के देश अमेरिका को हमला करने से रोकें। कुल मिलाकर अब ये जिस तरीके से बयानबाजी तेज होती हुई नजर आ रही है आशीष, कुल मिलाकर ट्रंप के अपने दावे हैं, ईरान की तरफ से झुका नहीं जा रहा है, ईरान पलटवार के दावे कर रहा है, तो ये तो संकट में दुनिया को डाल रहे हैं ना। मतलब कुल मिलाकर एक बार फिर ये महायुद्ध की आहट के तौर पर भी इसको देखा समझा जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बड़ा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ये जो धमकी दी है ईरान ने, ये सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और तुर्की को दी और कहा है कि अगर अमेरिका दखल देता है और हम पर कोई हमला करता है तो उसके जवाब में यूएस बेसिस को वो टारगेट करेंगे इन कंट्रीज़ में खुल करके। और आपको याद है रोमाना कि कतर में उन्होंने क्या किया था, अभी जब पीछे कॉन्फ्लिक्ट की मैं बात कर रहा था तो कतर में एक अमेरिकी फैसिलिटी को ही तो मारा था, जहां से ये बात ठीक है कि पहले से अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में बताया था कि पहले से जानकारी थी और उन्होंने अपने जितने भी पर्सनल्स थे उनको निकाल लिया था। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये बड़ा खतरनाक है। एक तरफ ट्रंप चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आपने इस बच्चे को एग्जीक्यूट किया तो वो सीधे मिलिट्री इंटरवेंशन कर सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो ईरान ने इन 3 देशों को साफ कह दिया कि हम यूएस बेसिस को आपके देशों में मारेंगे, तो निश्चित तौर पर बड़ा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इसको अवॉइड कैसे किया जाए, देखिए ईरान को भी ये पहल तो करनी पड़ेगी। ईरान को अपने इस फैसले पर रोमाना मुझे लगता है कि आप एक 26 साल के लड़के को एग्जीक्यूट करके हासिल क्या करेंगे और क्यों ये कर रहे हैं, दुनिया को आप क्या संदेश दे रहे हैं। अगर इस पर रिव्यू नहीं करते हैं तो ये बड़ा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट जरूर हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास कि साहब पिछले 17 दिन से जो प्रदर्शन चल रहा है, या यूं कहें कि ये क्रांति है और ये गोलियों की तड़तड़ाहट से थमने वाली नहीं है, उसी के संकेत और संदेश साफ है। बिल्कुल रोमाना, देखिए ये जो वीडियोस भी हैं ये भी बड़ी मुश्किल से आ पा रहे हैं क्योंकि पिछले 100-150 घंटे से वहाँ पर इंटरनेट पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है और जो स्टारलिंक्स की जो व्यवस्था थी जो लोग इस्तेमाल कर रहे थे उस तक पर भी बैन लगा दिया गया है। रशिया की मदद लेके स्टारलिंक को भी बैन किया गया है, वहाँ पर ईरान ने किया है। लेकिन अभी हमने देखा कि ट्रंप ने खुद कहा है कि एलन मस्क से कि आप किसी भी तरीके से स्टारलिंक शुरू कराइए। तो ये वीडियोस अब सामने आ गए। अगर इंटरनेट खुल जाता है वहाँ पर, अगर वहाँ पे सोशल मीडिया पर आने शुरू हो जाएंगे, तब आप देखना कि कितनी बड़ी संख्या में इस तरह की घटनाएं यहाँ पर सामने आई हैं। खासतौर से इस विद्रोह को लगता नहीं है कि खामनेई सरकार के प्रशासन के खिलाफ ये अब विद्रोह रुक पाएगा, ये लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। और बिल्कुल आपने ठीक कहा और आशीष ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर इसको फांसी दी जाती है इस युवा को, सुल्तानी को, तो इससे जो है ईरान में हालत जो है और ख़राब होते चले जाएंगे। तब उसके बाद फिर जस्टिफिकेशन हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के पास, अमेरिका के पास, कि देखिए किस तरह की ये सरकार है, कैसे युवाओं को फांसी पर चढ़ा रही है, जो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, प्रदर्शन कर रही है डेमोक्रेटिक तरीके से, और इसलिए हमने यहाँ पर ये मिलिट्री एक्शन लिया है। रहिए मेरे साथ नीरज, में लौटूंगी आपके पास। तो ईरान में विरोध प्रदर्शन का ये 17वां दिन, और ऐसे में सत्ता विरोधी लहर को लगातार दबाने की कोशिशें भी हो रही हैं। अब तो दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शन के खिलाफ कार्रवाई में 2571 लोगों की जान जा चुकी है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि ईरान की सरकार सत्ता के खिलाफ हर आवाज को कुचलने पर आमादा है। प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से गोलियां बरसाई जा रही हैं। 18,000 से ज्यादा लोगों को अब तक हिरासत में लिया जा चुका है, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के प्रदर्शनकारियों के साथ एक बार फिर अपना समर्थन जाहिर किया है अमेरिका के दखल को लेकर। हालांकि रूस भड़क गया है। डोनाल्ड ट्रंप को दो टूक अंदाज में रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि इसका अंजाम भयानक होगा। ईरान में रहने वाले भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। भारतीय दूतावास ने ईरान छोड़ने के लिए कह दिया है। भारतीय छात्रों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों के लिए यह एडवाइजरी जारी की गई है। प्रदर्शन वाली जगह पर जाने से बचें। भारतीय दूतावास ने ईरान में हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। तो वो भारतीय जो किसी वजह से ईरान गए हुए हैं, प्रदर्शन जिन जगहों पर हो रहा है ऐसी जगहों पर जाने से बचा जाए और बेहतर यही है कि वापस अपने देश
लौट आया जाए। जौनपुर में चाइनीज मांझे ने एक डॉक्टर की जान ले ली। डॉक्टर अपनी बाइक से कहीं जा रहे थे और तभी अचानक चाइनीज मांझे की चपेट में आ गए। मांझा सीधे उनकी गर्दन में फंसा, जिससे डॉक्टर बुरी तरह घायल हुए। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया। मांझे से गर्दन कटने की वजह से बहुत ज्यादा खून बह गया था। इलाज के दौरान डॉक्टर की मौत हो गई। डॉक्टर किराकत इलाके में रहकर प्रैक्टिस करते थे। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के इस्तेमाल करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। उधर हरियाणा के गुरुग्राम में सड़क पर स्कॉर्पियो से स्टंट करना कुछ लोगों को भारी पड़ गया। स्टंट का वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ एक्शन लिया है। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि जो वीडियो वायरल हुआ उसमें कुछ लोग स्कॉर्पियो की छत पर चढ़कर हुड़दंग करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में तेज रफ्तार चल रही काले रंग की स्कॉर्पियो पर कुछ लोग स्टंट करते नजर आए। इस दौरान उन्हें ना तो अपनी जान का जोखिम नजर आ रहा था और ना ही आसपास चल रहे लोगों की कोई फिक्र थी। ऐसे में जरा सी भी चूक हुई होती तो वहां बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस ने स्टंट में इस्तेमाल की गई काले रंग की स्कॉर्पियो भी बरामद कर ली है। इसके साथ ही आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वहीं झारखंड के दुमका में हुए एक भयंकर सड़क हादसे को जिसने भी देखा उसका कलेजा कांप उठा। यहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक बस और एक ट्रक की आमने सामने की टक्कर हुई है। इस टक्कर के बाद बस पलट गई। वहां चीख पुकार मच गई। सड़क किनारे मौजूद लोग जल्दी से बस के पास पहुंचे, घायलों को बाहर निकाला। इस हादसे में बच्चों समेत 12 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सड़क से बस को हटाने के लिए क्रेन बुलाई गई। सड़क से बस को हटाया गया। बस पश्चिम बंगाल के रामपुर हाट से दुमका की ओर जा रही थी और तभी जैसे ये बस रामपुर चौक के पास पहुंची, सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में उस वक्त अफरा तफरी मची जब वहां दो पक्षों के लोग एक दूसरे से मारपीट करने लगे। बताया गया वहां पार्किंग को लेकर दो पक्षों में कहासुनी शुरू हुई थी। देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया। हैरान कर देने वाला ये मामला ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी के फर्स्ट एवेन्यू सोसाइटी से सामने आया। यहां पार्किंग को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ। विवाद के दौरान एक पक्ष ने खुलेआम दबंगई दिखाई, युवक के साथ गाली गलौज की। पूरी घटना का वीडियो पीड़ित पक्ष ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया है। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर यह तेजी से वायरल हुआ और इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो ग्रेटर नोएडा का यह मामला है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में युवक से मारपीट, वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद पुलिस हरकत में आई और अब दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पार्किंग विवाद को लेकर यह दबंगई देखने के लिए मिली थी। उधर प्रयागराज में संगम तट पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। एकादशी के पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम के विभिन्न घाटों पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है। मकर संक्रांति और एकादशी होने की वजह से लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। सुबह से ही त्रिवेणी घाट पर स्नान कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बावजूद देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं। इस दौरान प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए और पुलिस लगातार ड्रोन से निगरानी कर रही है। दोपहर 2 बजे तक करीब 61 लाख श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। तो देखिए किस तरीके की ये दिव्य भव्य तस्वीरें आज देखने के लिए मिली हैं। संगम नगरी प्रयागराज से लाखों की तादाद में आज श्रद्धालुओं ने यहां डुबकी लगाई है। दोपहर 2 बजे तक का आंकड़ा सामने आया है। दोपहर 2 बजे तक 61 लाख श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। कड़ाके की ठंड, शीतलहर बावजूद इसके श्रद्धालुओं का जोश हाई था।
और माघ मेले में संगम तट पर साधना में लीन नागा साधु भी नजर आए। वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। आप जानते हैं प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है। एकादशी और मकर संक्रांति के चलते महाकुंभ जैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। लाखों श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है और वहीं माघ मेले में सतवा बाबा की खूब चर्चा है। अपने शाही ठाट बाट और लग्जरी गाड़ियों के शौक के लिए जाने जाने वाले सतवा बाबा मेले में कभी ठेले तो कभी ऊंट की सवारी करते नजर आते हैं। कभी डिफेंडर गाड़ी तो कभी पोर्श जैसी लग्जरी कार को लेकर सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। एबीपी न्यूज से बात करते हुए सतवा बाबा ने कहा, उन्हें हर चीज पसंद है। महाकुंभ के बाद माघ मेला भी खूब चर्चाओं में है और इस माघ मेला के चर्चा के केंद्र में एक व्यक्ति भी हैं और कहा जाए एक संत भी हैं। मेरे पीछे जो शख्स को आप देख रहे हैं ये विष्णु स्वामी जगतगुरु सतवा बाबा हैं और इनके चर्चा का कारण वैसे तो इनके आध्यात्म का जो इनका ज्ञान है, इनका जो वेदों का ज्ञान है वो तो है ही है, पर इस बार दो अलग अलग गाड़ियों के कारण ये चर्चा में है। बाबा, ये गाड़ियों के साथ साथ आपकी जो चर्चा इस बार माघ मेले में शुरू हो गई है, ये क्या है, इसके पीछे का क्या राज है? ये सनातन का वैभव है, सनातन का जुड़ाव है, आध्यात्म का प्रकाश है और विश्व को आध्यात्म का संदेश है। इसलिए मैंने गाड़ियों को सनातन के इस माघ मेले में लाया है कि जो भारत से जुड़ेगा, भारत के समाज को तोड़ेगा और भारत को जो तोड़ने की साजिश करेगा उनको इन गाड़ियों के साथ रौंद दिया जाएगा। इन्हीं गाड़ियाँ सर, तो महाराज एक बार बैठते हैं, आप उधर से बैठे हम इधर से बैठते हैं और एक बार इस गाड़ी में बैठने का, जो पोर्शे गाड़ी में बैठकर भी महाराज जी का एक इंटरव्यू हम लोग करेंगे क्योंकि ये बड़ी ज़्यादा चर्चा इस गाड़ी की रही। और महाराज जी, जब आप इस गाड़ी में आपकी तस्वीरें आई तो तमाम अलग अलग तरीके के लोग बात करने लगे कि एक जो संत है उसको क्यों इतने वैभव की ज़रूरत है, इस तरीके की चीज़ों की ज़रूरत है, इसको कैसे आप? हमेशा आपको बता दें कि संत के पास आध्यात्म का बहुत बड़ा वैभव रहा है और रहना चाहिए। हमेशा सनातन प्रकाशमान रहा है। आप जिनको सनातन के इस वैभव को देखकर जलन हो रही है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो आध्यात्म के एक रावण के रूप और कंस के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि सनातन के प्रकाश के सूर्य को उनको देखा नहीं जा रहा है उजिला को, क्योंकि उनने अपनी वैभव पर रजिस्ट्री करा के रखी थी। जैसे उनने राजनीति में अपनी रजिस्ट्री को विचार से सोचा था कि हमारे खानदान में जो ही जन्म लेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। जनता जैसे भीख मांगती थी और जनता जैसे रोडों पे बिना कपड़े के पड़े रहती थी, ठंड में ठुठरती रहती थी, उनको वही समाज चाहिए जिससे समाज को दोहन करते रहें, समाज से उनका वोट लेते रहें और समाज को एकदम अंधकार की तरफ लेते जाएं। सुना आपने, सतवा बाबा कह रहे हैं कि ये जो वैभव है ये सनातन का वैभव है और इसे गर्व से देखा जाना चाहिए। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने आज पटना में अपने आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया। इस मौके पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे, लालू प्रसाद यादव पहुंचे, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा समेत कई सियासत की दिग्गज हस्तियां तेज प्रताप यादव के आवास पर पहुंची हैं। बिहार में मकर संक्रांति पर दही चूड़ा भोज की शुरुआत लालू ने ही 90 के दशक में की थी। लालू का दही चूड़ा भोज कार्यक्रम हमेशा सुर्खियों में रहा। तेज प्रताप अपने पिता की विरासत को अपने अंदाज में जिंदा रखने की कोशिश में हैं। तेज प्रताप के घर जब दिग्गज हस्तियां पहुंची तो भोज के बहाने अटकलें भी लगी। मध्य प्रदेश के रायसेन में एक स्लीपर बस में आग लग गई। ये घटना रात करीब 2 बजे हुई। इसमें यात्री बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। हालांकि सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए और किसी प्रकार की जान का नुकसान नहीं हुआ है। घटना का वीडियो सामने है। आग लगते ही बस में सवार यात्रियों में हड़कंप मचा। ढाबा कर्मचारियों और बस स्टाफ की मदद से सभी यात्रियों को वक्त रहते सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया और कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया और बस जलकर खाक। खबर गवाह देख रहे थे आप। एबीपी न्यूज पर मुझे इजाजत दीजिए।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।